स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबके मानवीय अनुभव से भी जुड़ा है और कुछ संस्थागत प्रथाओं से भी। विषय है लंबे समय तक अकेले रहने का, मतलब बिना किसी सामाजिक संपर्क के रहने का हमारे दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये समझने में मदद करती है कि जब किसी को मान लीजिए अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए बिना किसी काम के एक छोटी सी जगह में, तो क्या होता है। तो आज हम इन्हीं असर को समझने की कोशिश करेंगे, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और ये भी कि एकांत कारावास जैसी चीजें क्यों हैं और उनके असल नतीजे क्या हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी को अचानक उसकी इच्छा के बिना बिल्कुल अलग कर दिया गया। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता होगा? शायद तनाव। बिल्कुल बिल्कुल। तनाव हार्मोन तो समझिए फौरन बढ़ जाते हैं। और देखिए, सामाजिक संपर्क का एक बड़ा फायदा यह है कि हमें जिसे सामाजिक वास्तविकता परीक्षण कहते हैं वो करने का मौका मिलता है। सामाजिक वास्तविकता परीक्षण मतलब हम अपनी सोच, अपनी धारणाओं को दूसरों के साथ बातचीत करके जांचते हैं, परखते हैं। अब जब ये मौका ही नहीं मिलता, हाँ, तो व्यक्ति की अपनी पहचान और वास्तविकता की जो उसकी समझ है वो खतरे में पड़ जाती है। अच्छा, मतलब बिना बाहरी फीडबैक के सोच कहीं भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, विचार एकदम अनियंत्रित हो सकते हैं। इससे फिर गहरा अवसाद, अजीब से जुनून, आत्महत्या के विचार और कुछ ज्यादा गंभीर मामलों में तो भ्रम और मति भ्रम तक हो सकता है। मति भ्रम भी। ओह। जी। और लंबे समय तक ऐसा चले तो दिमाग का जो भावनात्मक केंद्र है, लिम्बिक सिस्टम, जो डर और तनाव को संभालता है, वो जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम। लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने, समझने, तर्क करने में मदद करता है, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका क्या? हाँ, वो हिस्सा। वो असल में सिकुड़ सकता है। ये हिस्सा तर्क, नैतिक निर्णय, योजना बनाने, इन सब के लिए जरूरी है। तो मतलब संतुलन बिगड़ जाता है। एकदम। संतुलन तर्कसंगत सोच से हटकर भावनाओं की तरफ झुक जाता है। तो फिर चिंता, गुस्सा, तर्कहीन व्यवहार, ये सब बढ़ सकता है। और ये असर सिर्फ दिमाग तक ही तो नहीं रहता होगा, जाहिर है शरीर पर भी कुछ होता होगा। हाँ, निश्चित रूप से शरीर पर भी काफी असर पड़ता है। जैसे लोग समय का अंदाजा खो सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता दिन है या रात। नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। फिर दिल की धड़कन तेज रहना, सिर दर्द, चक्कर आना, रोशनी या आवाज के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाना, ये सब आम हो जाता है। और खाने पीने पर? हाँ, तनाव की वजह से पाचन में गड़बड़ी, भूख ना लगना और इसके चलते वजन कम होना भी देखा जाता है। तो क्या ऐसी मुश्किल हालात में टिके रहने के या सामना करने के कोई तरीके हैं, जैसे कोई रूटीन बना लेना या कुछ? देखिए, कुछ हद तक मदद मिल सकती है, जैसे व्यायाम करना, पढ़ना, लिखना। ये गतिविधियां थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन इनके लिए अपनी सीमाएं हैं, खासकर तब जब ये अलगाव आपकी मर्जी के खिलाफ हो और पता ना हो कि कब खत्म होगा। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन इस तरह के लंबे, जबरदस्त अलगाव को एक तरह की मानववैज्ञानिक यातना मानते हैं। यातना, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? अमेरिका में आपने बताया 2019 में 1,20,000 से ज्यादा कैदी एकांत कारावास में थे। जी, जिन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। हाँ, मतलब दिन के 22 से 24 घंटे एक छोटी सी लगभग 6 बाय 9 फीट की कोठरी में। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत तो बड़े नेक इरादे से हुई थी। शायद 1700 के दशक में क्वेकर समूहों ने। हाँ, ये बात सही है। उन्होंने इसे शारीरिक दंड के एक मानवीय विकल्प के तौर पर शुरू किया था। उनका सोचना था कि अकेले में व्यक्ति चिंतन करेगा, पछतावा करेगा। इसीलिए पेनिटेंशियरी शब्द बना, यानी पश्चाताप गृह। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये विचार अक्सर उल्टा ही पड़ा। इसकी आलोचना भी बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। चार्ल्स डिकिंस ने इसे शरीर को दी जाने वाली किसी भी यातना से बदतर कहा था। चार्ल्स डिकिंस ने? वाह। जी। फिर हुआ ये कि 1980 के दशक में अमेरिका में सख्त कानून आए, जेलों में भीड़ बढ़ी, तो नियंत्रण बनाए रखने के नाम पर इसका इस्तेमाल फिर से बहुत बढ़ गया। और चिंता की बात यह भी है, जैसा आपने बताया, कि कई बार तो बहुत मामूली अहिंसक किस्म के उल्लंघन के लिए भी लोगों को इसमें डाल दिया जाता है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। तो जब इसे यातना कहा जा रहा है और डिकिंस जैसे लोग आलोचना कर रहे हैं, तो क्या इसके असर सिर्फ कैद के दौरान ही रहते हैं या ये लोगों को हमेशा के लिए बदल देते हैं? नहीं, इसके स्थायी प्रभाव होते हैं और ये सभी के लिए हानिकारक है, पर खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, उनके लिए तो ये और भी बुरा है।
स्टडीज बताती हैं कि जो लोग एकांत कारावास झेल चुके हैं उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD के लक्षण दिखने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। 3 गुना, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खासकर जब हम जेलों में सुधार और पुनर्वास की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और वे अक्सर बताते हैं कि उनके व्यक्तित्व में बदलाव आ गया है, जैसे सामान्य सामाजिक स्थितियों में भी बहुत ज्यादा चिंता या शक करना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना या दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ने में दिक्कत महसूस करना। ऐसा लगता है जैसे अलगाव दिमाग को इस तरह बदल देता है कि बाद में सामान्य मेलजोल भी मुश्किल या खतरनाक लगने लगता है। नहीं होता है, हाँ। तो क्या इसे बदलने के लिए कुछ हो रहा है, कोई कोशिश है? हाँ, कुछ कोशिशें हुई हैं। जैसे अमेरिका के कुछ राज्यों ने गंभीर मानसिक बीमारी वाले लोगों, बच्चों या गर्भवती महिलाओं के लिए इसके इस्तेमाल पर कुछ रोक लगाई है। कुछ ने 15 या 20 दिन की सीमा तय करने की कोशिश की है। लेकिन रास्ते निकाल लिए जाते हैं, लूप होल्स होते हैं। और सच तो ये है कि ये तरीका सुधार या पुनर्वास के लक्ष्य के एकदम उलट है और ये जेलों में हिंसा कम करने में भी सफल नहीं रहा है। तो फिर विकल्प क्या है? अगर ये तरीका काम नहीं करता और नुकसानदेह है तो? देखिए, कुछ देश बिल्कुल अलग रास्ता अपना रहे हैं, जैसे नॉर्वे। वहां कैदियों के प्रति ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। नॉर्वे? वहां क्या अलग है? वहां प्रति व्यक्ति कैदियों की संख्या बहुत कम है और वो हर कैदी पर बेहतर रहने की जगह, शिक्षा, काम से जुड़े कार्यक्रम, इन सब पर 5 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। अच्छा, और नतीजा? नतीजा ये है कि नॉर्वे में कैदियों के रिहा होने के बाद दोबारा अपराध करके जेल लौटने की दर दुनिया में सबसे कम है। ये दिखाता है कि मानवीय व्यवहार और सामाजिक जुड़ाव पर जोर देना बेहतर नतीजे देता है। तो आज हमने ये समझा कि लंबा सामाजिक अलगाव हमारे दिमाग और शरीर को किस हद तक बदल सकता है और कैसे एकांत कारावास एक बहुत ही विवादास्पद प्रथा है जिसके गंभीर और शायद स्थायी मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा इस बात पर रोशनी डालती है कि सामाजिक संपर्क और मानवीय व्यवहार कितने जरूरी हैं। और ये एक बुनियादी सवाल भी उठाती है कि सजा का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ दंड देना या व्यक्ति को सुधार कर समाज में वापस लाने में मदद करना? एकांत कारावास को सुधार वाले लक्ष्य से बिल्कुल मेल नहीं खाता, बल्कि उसके उलट जाता नजर आता है। बिल्कुल। और जाते जाते हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर एकांत कारावास सुधार में प्रभावी नहीं है और नुकसान पहुंचाता है, तो फिर जेल व्यवस्थाओं के भीतर नियंत्रण और सुधार के वो कौन से ज्यादा प्रभावी और मानवीय तरीके हो सकते हैं जिन पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?